हर शख्स ही महंगाई का सताया हुआ नजर आता है। वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। बात जरा इस पे करते हैं, और क्या वाकई जब अपोजिशन जमातें दोबारा एक दफा धरनों का ऐलान कर रही हैं, पीडीएम की सरगर्मियां दोबारा मेरे ख्याल में जोर पकड़ रही हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी वजूहात की वजह से है? क्या वाकई आम आदमी का दर्द ये महसूस कर पा रहे हैं तमाम ही सियासतदान? आइए जरा इस पे बात करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल ही में गवर्नर स्टेट बैंक का दौरा बरतानिया था, और वहां पे उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के एक ग्रुप से और एक इवेंट पे खिताब करते हुए कहा कि देखिए जी, डॉलर का मार्केट में बढ़ जाना, उसकी कदर का, रुपए की कदर का घट जाना तो यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानी के हक में है। आपकी जो मालियत है, आपका जो सरमाया है, वो बढ़ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन 22 करोड़ अवाम जो मुल्क में ही रहती है, यहीं पे रुपए में कमाती है, वो क्या करे? सबसे पहले जी दिखाते हैं कुछ अहम नकात के हवाले से ये रिपोर्ट कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी तौर पे क्या सूरत हाल है, और इस पे फिर हम गुफ्तगू भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान की डोलती मईशत को सऊदी अरब का सहारा। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का बड़ा इमदादी पैकेज मिल गया। सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर जमा करवाएगा। साल भर में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के उधार तेल की सहूलत भी मिलेगी। डॉलर आने से ज़खायर तो ऊपर जाएंगे, लेकिन ये हमारे खर्च के काम नहीं आएंगे, क्योंकि खजाने में मौजूद 60% डॉलर सिर्फ ज़खायर को इस्तेहकाम देने के लिए दोस्त ममालिक की जानिब से रखवाए गए हैं। तो इससे ये होगा कि आपका एफेक्ट रिजल्ट जो है वो वहाँ पे वो चला जाएगा। इसके बारे ये नहीं है कि आप इसको खर्च करेंगे, ये एक आपको बस दिखाने के लिए उसमें है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपकी पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी है आपके रिजर्व में। माहिरीन कहते हैं मईशत में इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए इमदाद को छोड़कर बरामदाद की जानिब तवज्जो देना होगी। जी जनाब, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए हमें रेमिटेंसेस की तरफ देखना पड़ेगा? आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख साहब। आप इनको जानते हैं, ही इज बीन अ पार्ट ऑफ द FPCCI एक्सपोर्ट जोन प्रोसेसिंग कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, एंड फॉर बीइंग हियर ऑन आज पाकिस्तान। इस वक्त मुझे बताइए कि आमतौर पर जब भी रुपए की कदर गिरती थी तो उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का नाम दिया जाता था। कहा आलमी मंडी में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की क्योंकि कीमत कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, और इससे इन द लॉन्ग रन और इन द मीडियम रन मुल्क को फायदा होगा। इट विल मेक आवर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स मोर कम्पिटिटिव। इस वक्त जो रुपए की कदर गिर रही है, क्या यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई होता है? क्या इससे हम आने वाले दिनों में अपनी एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देख सकते हैं? जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन बात वही है जैसे आपने रेफर किया कि गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या कहा कि 9 मिलियन पाकिस्तानीज जो भेज रहे हैं रेमिटेंसेस, तो उनको फायदा होगा, और जो 22 करोड़ लोग हैं वो पिस रहे हैं। ये उसी तरह की बात है कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूं कि 4 एक्सपोर्टर हैं मुल्क में, मैं मिसाल दे रहा हूं कि 4 एक्सपोर्टर हैं और 96 इम्पोर्टर्स हैं, तो क्या रेमिटेंसेस की वजह से या डॉलर के रेट बढ़ने से उन 4 लोगों को फायदा पहुंचा रही है? 96 जो हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी ऑलमोस्ट हर चीज इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हमारी पाकिस्तान की, तो क्या हम उन 96 लोगों का नुकसान कर रहे हैं या 4 लोगों का फायदा कर रहे हैं? तो एक्सपोर्ट तो आपकी देखें 25 और 26 के दरमियान घूम रही है, वो तो साल से घूम रही है, कुछ आप उसमें नया नहीं कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रुपया जब गिर रहा है तो देखें आपकी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी 90% आप जो है वो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहा है, तो महंगा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके आप सस्ती एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात। सवाल जहन में आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये कोविड के दौरान हमारी इंपोर्ट्स पे भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई रुकावटें थी, तो कुछ FMCG प्रोडक्ट्स अगर बात की जाए, बच्चों की इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स, उसमें 2 चीजें हुई। एक तो हम सस्ती इंपोर्ट्स की तरफ गए जिसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेस मौजूद थी, हमारी मार्केट्स फ्लड हो गई चाइनीज प्रोडक्ट्स और सब स्टैंडर्ड बी क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो हम वो इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अब घरेलू सार्फिन की अगर बात करें तो उनके लिए पाकिस्तानी ऑल्टरनेटिव्स मौजूद थे। तो एक तरह से लगा कि शायद द सिल्वर लाइनिंग इन दिस प्रोसेस इज कि आपको शायद हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, एटलीस्ट कुछ हलकों में, कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीजों में। इस वक्त क्या सूरत हाल है?
ऐसा शुरू में महसूस हो रहा था कि शायद हम इसमें चले जाएंगे कि कुछ इंपोर्ट को हम सब्सिडाइज कर सकें और कुछ कम कर दें, कर्टेल कर लें और अपने यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ा लें। लेकिन देखें, उसके लिए भी अगर छोटी कॉटेज इंडस्ट्री की भी आप बात कर लें तो उसको भी गैस की जरूरत है, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसको बिजली की जरूरत है। तो ये आप प्रोवाइड, जो हुकूमत है वो प्रोवाइड नहीं कर सकी। अगर बड़ी इंडस्ट्री को तो आप छोड़ दें, टेक्सटाइल मिल को छोड़ दें, ऑटो इंडस्ट्री को छोड़ दें, छोटी कॉटेज इंडस्ट्री को भी आप नहीं कर सके एंटरटेन के, उसको आपको एनर्जी में सपोर्ट कर सके, तो वो भी नहीं हुआ और सारी चीजें हम ऑलमोस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इससे रिलेटेड आपको बात कर दूं कि देखें, कोविड की वजह से हुआ कि जो कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई और माल वहां स्टक अप हो गया पूरी दुनिया में। तो अब क्या हुआ है कि जो एक 40 फुटर का कंटेनर जो हम मंगा रहे थे $2000 में चाइना से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो इस वक्त $7500 का हो चुका है। और वो $7500 का कंटेनर का फ्रेट, सिर्फ माल नहीं, कंटेनर का फ्रेट $7500 हो गया, जो पहले 2000 था। और वो जब यहाँ कराची में या पाकिस्तान में कंटेनर लैंड करता है तो उसको आपने 175 का आज का डॉलर का रेट है, तो आपने उसको स्प्लिट करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है 7500 को और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर स्प्लिट करना है। तो देखें, ये तो खैर एक ग्लोबल इशू था, इसकी वजह से ये कंटेनर्स की शॉर्टेज हो, फ्रेट बढ़ा। लेकिन चूंकि हमारे इन्फ्लेशन इतना है, रुपए की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि हमारी इससे भी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। और अब जो आइंदा ये कंटेनर जो आ रहे हैं मार्केट में और 15-20 दिनों के बाद आप देखिएगा कि और शदीद महंगाई का तूफान आने वाला है कि जब ये महंगे फ्रेट के साथ कंटेनर आएंगे। मुझे ये बताइए कि जब आपकी इंटरेक्शन होती है हुकूमती हलकों में, एक तो वो पब्लिक फेसिंग उनके बयानात हैं जो हम मीडिया पे सुनते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, आप लोग जब उनसे बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से बात कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट से बात कर रहे हैं, उनका तज्जिया क्या कहता है? क्या मौजूदा हुकूमत और हमारे पास क्या मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स एंड टूल्स मौजूद हैं कि इस आने वाली महंगाई की जो एवलांच है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, या इस वक्त सूरत हाल और अबतर होती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, एक तो ये कि हमें पेसिमिस्टिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन वो भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं ना लोग। अगर वो पब्लिक फोरम पे आके कुछ भी कह दें, तकरीर में कुछ भी कह दें, रोस्टम पे कुछ भी कह दें, लेकिन बहरहाल मूव तो इसी सोसाइटी में करते हैं, खरीदारी इसी सोसाइटी में करते हैं, तो परेशान तो सब है। और फौरी तौर पे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक हुकूमत डॉलर का ये फ्री फॉल वाला फिनोमेना जो है, ये हमें बिल्कुल सूट नहीं किया। ये बिल्कुल भी हमारी इकोनॉमी के लिए फायदामंद नहीं है और बहुत नुकसान पहुंचाया इसने फ्री फॉल ने। फिर जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, अगर ये कम नहीं होंगी तो देखें, जिस तरह से लोगों, मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि 2 की बजाय 1 रोटी खा लें, चाय के 9 दाने कम कर लें, तो फिर एक स्टेटमेंट ये भी सुनने के लिए तैयार रही है कि वो कहेंगे एक दिन मोटर बाइक पे जाइए और एक दिन पैदल जाइए। तो सूरत हाल ये है। पैदल जाने के लिए भी तो अनफॉर्चुनेटली आसिफ साहब, पैदल जाने के लिए भी तो सड़कें होनी चाहिए ना, पेडेस्ट्रियन वॉकवेज होने चाहिए, वो भी बनाए नहीं है। यानी जिस तरह खड्डों से और इस तरह की टूटी फूटी सड़कों से, तो इस वक्त अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि कराची और मुल्क के बड़े शहरों में सिर्फ वही चलता है जिसके पास कोई सवारी नहीं होती, और सवारी का तूफान भी, यानी लोगों ने, बेचारों ने, रिकॉर्ड सेल्स कराची में मोटर बाइक्स की होती हैं, हम इस पे तो बड़ा फख्र करते हैं, लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि वो एक आम आदमी की सवारी है। आम आदमी के लिए ना रिक्शा है, ना टैक्सी है, ना आपने कोई मास ट्रांजिट सिस्टम बनाया। बट आसिफ साहब, आगे आने वाले दिन सर्दियों के भी हैं। LNG के हवाले से भी बात की जा रही थी कि हुकूमत के पास इस वक्त दे आर अनएबल टू मीट द डिमांड। क्या समझते हैं आप कि हाउ विल पीपल कोप विद इट? लेकिन इसमें एक और बात मैं डालती चलूं कि जितने लग्जरी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, या चले लग्जरी को भी छोड़ दें, इस वक्त पाकिस्तान का कोई शॉपिंग मॉल, कोई खरीदारी का सेंटर अनफॉर्चुनेटली हमें खाली नजर नहीं आता। अब जबकि कोविड की पाबंदी हटी है, तो आप जहां पहले थोड़े दिन पहले बैंक्वेट हॉल्स वाले, ये मैरिज हॉल्स वाले कंप्लेन कर रहे थे, इस वक्त वो रात के 1-1 बजे तक बैठ के लोगों के ऑर्डर्स ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो जो हमारा एक स्ट्रेंथ है हमारी इकोनॉमी की, कि बाइंग पावर तो बहरहाल मौजूद है, लोग फिर भी खरीदारी कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? विल इट पुल अस आउट ऑफ दिस डिलेमा? देखें, 22 करोड़ का मुल्क है माशाल्लाह पाकिस्तान। तो अगर आप 1% लोगों की आप बात कर रही हैं कि जो मॉल्स में घूम रहे हैं, अगर बड़े बड़े मॉल्स में घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो देखेंगे तो 70 साल से वो तबका तो मौजूद है, और अल्लाह करेगा उसमें और बेहतरी आएगी और लोगों के पास भी परचेजिंग पावर और बाइंग पावर उनकी बढ़ेगी। लेकिन अगर 22 करोड़ के मुल्क में आप कहें कि जी शॉपिंग मॉल में कितने लोग आ रहे हैं, वो कुछ हजार हैं या कुछ लाख हैं पूरे मुल्क में, तो जनरली तो हालत खराब है और बाइंग पावर भी कम हो रही है। और जो आपने मोटरसाइकिल की बात की, करीब की सवारी, उस पर मैं आपको बता दूं
کہ یہ پچھلے 2.5 سال میں موٹر سائیکل کی خریداری بھی کم ہوئی ہے اور جو لوکل موٹر سائیکلز ہیں جو لو پرائس کی ہیں بیسک گریڈ کی اس میں بھی 25,000 پر یونٹ اضافہ ہوا ہے اور بڑی کے اوپر تقریباً 80,000 ہوا ہے. تو یہ بھی لوگوں کی موٹر سائیکل بھی لوگوں کی ریچ سے باہر جاتی جا رہی ہے. تو اللہ کرے کہ کچھ بہتری ہو. بالکل. آصف صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت نے جو آ کر وعدے کیے ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ جو اشرافیہ ہیں, جو سرمایہ دار طبقہ ہے, وہ تو بہت چھوٹی ایک پرسنٹیج ہے پاکستان کی عوام کی, اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے خوشحالی نہیں آ سکتی تھی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمیں یہ پرومس کیا تھا کہ یہ باٹمز اپ اپروچ لیں گے, یعنی جو باٹم آف دا پیرامڈ پہ زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, جو متوسط طبقہ ہے, جو لوور طبقہ ہے, پہلے ان کی امداد ان کے لیے چیزیں کی جائیں گی, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان پاکستان پروگرام بھی ہے, احساس پروگرام بھی ہے. یہ پروگرامز کتنے کامیاب ہوئے آپ کے خیال میں خوشحالی لانے کے لیے, روزگار دینے کے لیے؟ دیکھیں ایسے بہت سارے پروگرامز, میری بھی ساری زندگی یہیں گزر گئی اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے پروگرام مختلف ناموں کے ساتھ یہ لانچ ہوتے رہے اور کچھ بہت کم لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ مس یوز بہت ہوتے ہیں, کیونکہ سسٹم کو جب تک اس کو ریپیئر نہیں کریں گے, سسٹم کو اوور آل نہیں کریں گے, یہ یہیں سے اس میں لیکیجز ہوتی رہتی ہیں اور جو فنڈز جو ایکچولی لوگوں تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. بہرحال گورنمنٹ کو تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے ہوتے, وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر پرانی کوئی چیز خراب نکلی تو وہ آگے تجربہ نہ کریں. بہرحال لوگوں کو سبسڈی بھی دینی ہوتی ہے. اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی اور آنریبل پرائم منسٹر تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی ایک آسٹیرٹی کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم اپنے ایکسپینسز کرٹیل کریں گے. تو ایٹ لیسٹ ایسا ہو جائے کہ جو حکومت کے وزراء ہیں, آنریبل گورنرز ہیں, ہمارے جو حکومت کے چیف منسٹر ہیں, وہ کم سے کم لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ جی اگر آپ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں, پس رہے ہیں, تو ہم بھی اپنے ایکسپینسز کرٹیل کر رہے ہیں, ہم بھی پروٹوکول کے بغیر موو کر رہے ہیں, ہماری بھی پروٹوکول کی 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے اب نہیں ہیں, اور ہم گورنر ہاؤس میں نہیں رہ رہے ہیں. اچھا, اب سب سے ایک چھوٹی سی بات جس میں دیکھیں کوئی کروڑوں اربوں خرچ نہیں ہونے, صرف اتنا سا ایک پارلیمنٹ میں بل لانا چاہیے کہ جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, جو بھی منسٹرز ہیں, وہ بائی ریل ٹریول کریں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں, ایک تو جب سارے منسٹرز اور یہ پارلیمنٹیرینز یا ٹرین سے ٹریول کریں گے تو ٹرین کے اوپر کا سسٹم ہے اس پہ مانیٹرنگ بڑھ جائے گی سارے ارباب اختیار کی, اس کا سسٹم بہتر ہوگا اور اس سے کروڑوں روپے آپ کے سالانہ اخراجات بھی بچیں گے. اگر کروڑوں روپے بچا کے کچھ فائدہ حکومت کہتی ہے کہ جی کچھ کروڑ بچانے کا فائدہ نہیں ہے, تو اس سے یہ ضرور ہوگا کہ لوگوں کے پاس ایک اچھا میسج جائے گا کہ جی حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور لوگ جس طرح ہمارا پریکٹیکلی اور ایڈوائز مائٹ بھی, کیونکہ جہاں 2 گھنٹے کا سفر یا 1.5 گھنٹے کا سفر ہم کراچی سے اسلام آباد دیکھتے ہیں, کیونکہ اکثر ان لوگوں کو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے اٹھ کر اسلام آباد ہی آنا ہوتا ہے سیشن کے لیے, اس طرح تو سیشنز اور التوا میں پہنچیں گے پورے ملک سے. جو ریل گاڑی اگر چلتی ہے میں آپ کو بات بتا دوں, نہیں میں آپ کو بات بتا دوں, دیکھیں سیشنز پہلے سے پلانڈ ہوتے ہیں, وہ 15 دن پہلے اور 3 ویکس پہلے سے پلانڈ ہوتے ہیں کہ کب سیشن ہے, تو یہ پہلے سے جایا جا سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ سیشن پہ پہنچ نہیں سکیں گے, لیکن آپ جتنا آپ خود دیکھیے کہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے کا ٹرین کا سفر اور 2 گھنٹے کا وہ جو وقت آپ اس میں سرو کر رہے ہیں, اس وقت ایک پارلیمنٹیرین کے وقت کی قیمت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے وقت کو سرو کر رہا ہے. وہ اس سے تو بہت بہتر سولوشن ہے, رادر دین کہ آپ ٹرین میں سفر کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ سارے سیشن زوم پہ کر لیں, تو جو جہاں بیٹھے زوم پہ کر لیں یا پھر ٹکٹ وہ اپنی جیب سے پے کریں. میرا مطلب ہے کہ ہمارے لیے وہ کیا کرے پارلیمنٹ میں بیٹھ, اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں, وہ ان کا کام تو دیکھیں قانون سازی ہے, یہ ایک الگ طرف بحث چلی جائے گی. اس وقت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ داروں کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جائے. صورتحال پورے ملک میں پوری دنیا میں یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ کووڈ نے ہر جگہ ہی پنجے گاڑے ہیں, ہر ایک اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے سرمایہ داروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ مختلف سکیمز نکال رہے ہیں. آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, آپ کے سامنے ہے گولڈن ویزا آفر کر رہے ہیں عرب امارات. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے بزنس مین کو رجھایا جا سکتا ہے اور وہ اپنا باقی سرمایہ اس خوف سے کہ کہیں پاکستان میں اس کی نیٹ ورتھ اور مزید نہ کم ہو جائے, اس کو لے کر اگر بیرون ملک چلے گئے, اس کے لیے کیا پاکستان تیار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں خوف کی بات نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ سرمایہ کا کوئی وطن نہیں ہوتا, سرمایہ وہاں جاتا ہے یہاں جو پرسکون فضا ہوتی ہے جہاں وہ سرمایہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی خوف کی بات نہیں. اگر کوئی بھی انسینٹیو دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہاں زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے تو میں وہاں انویسٹ کر سکتا ہوں. اب یہ ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایسی کوئی انسینٹیوز ہم اپنے ملک میں نہیں دے سکے, یا جو ہم نے دیے ان کو ہم ریٹین نہیں کر سکے. بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ملک میں جیسے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں,
वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे कि हम लोगों को फॉरेन कंट्रीज से हम लोगों को इनवाइट करें और यहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। कुछ लोग आए भी शुरू में, लेकिन यहाँ पे जाहिर है रेड टेप और ये सब मामलात ऐसे थे कि वो यहाँ रिटेन नहीं हो सके और वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो वापस चली गई। तो मैं समझता हूँ कि हमें दोबारा डायरेक्टली क्योंकि आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की कमेटी से डायरेक्टली वाबस्ता हैं, आप इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल देखते हैं और री स्ट्रैटेजाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोविड के बाद तो पूरी दुनिया की स्ट्रैटेजीज फ्लॉप हुई हैं, तो इस वक्त क्या कर सकती है मौजूदा हुकूमत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? देखें, FDIs यहाँ पे आई भी हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो इदारे हैं हमारे, मिनिस्ट्रीज हैं, BOI है, उनको ये देखना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं उनका बाद में क्या हाल हुआ। बहुत सारी यहाँ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, मशीनरी आती है, काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं आपको छोटी सी अर्ज कर देता हूँ, देखें, बात करने के लिए बहुत मामूली सी लगती थी सड़क। अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क मौजूद नहीं है तो आप कैसे किसी फॉरेन इन्वेस्टर को वहां ले जाके दौरा करवा सकते हैं या कैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आइए यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें? अब कराची की अगर बात कर लें तो कराची के 2 बड़े इलाके हैं, साइट और लाडी। जी नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये इसी नीयत से बनाए गए थे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को। हम रिक्रिएट करने की हमेशा कोशिश करते हैं, हम कहते हैं नए EPZs बन जाएं, लेकिन बात असल में ये है कि जो मौजूदा आपके पास EPZs हैं, जो मौजूदा आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वाई आर वी नॉट प्लेइंग ऑन दैट? टफ डेज ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों को हम टफ डेज अगर कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब मौजूद होने के लिए। कमर बांध लें, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। पाकिस्तानियों को यही मशवरा हम दे सकते हैं कि ट्राई टू कम अप विद अ साइड हसल, सेव एंड इन्वेस्ट, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है आप महंगाई को मजीद बेकाबू होता हुआ देखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।